द हिंदू के एडिटोरियल के नेक्स्ट की बात करें, फाइनेंस कमीशन। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बिहार जो स्टेट है ये डिमांड करिए, किसकी डिमांड करी है? एक स्पेशल स्टेटस की बात करिए कि हमें एक स्पेशल स्टेटस दो। अब स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है अगर आप पूछो? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जी जो पहाड़ी इलाके जो जहाँ से बिलोंग करते हैं लोग, ठीक है, जो फेस करते हैं जियोग्राफिकल या सोशो इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेज जिनके देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जितनी भी सपोर्ट की जाती है सरकार के द्वारा, तो जी जहाँ पे हम उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसी की डिमांड की जा रही है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार कह रहा है कि मुझे मिलनी चाहिए। तो ये जो बात की गई थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन उस टाइम वो कौन थे? महावीर त्यागी थे। आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करो, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। स्टेटस ये सिर्फ अकॉर्ड किया गया था जेएनके के लिए, असम के लिए और नागालैंड के लिए 1969 में। तो इसके लिए एक फार्मूला भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा, गडगिल फार्मूला। तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फाइनेंस कमीशन की बात करें, सबसे पहला जो फाइनेंस जो था वो कौन था? केसी नियोगी। उसका दूसरे कौन थे? के संथनम। पता होना चाहिए, पेपर में पूछते हैं। पहला केसी नियोगी, दूसरे के संथनम। और 15th फाइनेंस कमीशन जो थे जे एन के सिंह, और 16th अभी बनने वाले हैं अरविंद पंगरिया, ये 2026 तक देखने को मिलेंगे। अभी फाइनेंस कमीशन की बात करें कौन से आर्टिकल के अंडर में आते हैं, तो आर्टिकल 280 के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 280 के अंडर में आते हैं, पार्ट 12 के अंडर देखने को मिलते हैं। बाकी इनको अपॉइंट करने की बात करें, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है सब कुछ। और आप अगर पूछो कि क्या इनके लिए कोई भी चीज़, कोई भी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है? नहीं, बाइंडिंग नहीं होती है। इनका मन है माने या ना माने। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? हाँ, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। बाकी इनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है। रीअपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी इनकी देखने को मिलती है। इनका जो कार्यकाल, इनके जो काम करने की बात करें, टैक्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि फिस्कल फेडरलिज्म बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इसे ग्रांट इन एड भी कहते हैं। ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि फ्री सपोर्ट। आप बोलोगे ऐसी सपोर्ट क्या की गई है सेंटर के द्वारा स्टेट को? हाँ, पंचायत, म्यूनसिपलिटी, जहाँ पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो देखने को मिलता है, ठीक है, जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं तो इनके फंड से देखने को मिलते हैं। बाकी इनकी रिकमेंडेशन के बारे में बता दिया। देखो 13 फाइनेंस कमीशन जो था ना, 13 फाइनेंस कमीशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 फाइनेंस कमीशन कौन था, वो थे विजय केलकार। विजय केलकार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। विजय केलकार, इन्होंने कहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच जो शेयर रहेगा वो 32%, यानी कि सेंटर स्टेट को कितना देगा? 32% देगा। इसको बाद में चेंज करके 42% कर दिया गया, यानी कि अब सेंटर स्टेट की कितनी सपोर्ट करेगा? 42%। बाद में फिर दोबारा इसको 41% किया। बता सकते हो 41% क्यों किया गया था? क्योंकि 42 को 41% इसलिए किया गया था कि इसका जो 1% होगा वो JNK जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे जे देंगे उनके सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। फाइनेंस कमीशन आपको 5 साल के लिए देखने को मिलता है। बाकी ग्रांट इन एड की बात करें, जो सेंटर स्टेट की हेल्प करता है, ये आर्टिकल 275 के अंडर में आता है। बाकी फाइनेंस कमीशन मैंने बताया आर्टिकल 280 के अंडर में आते हैं, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगले आर्टिकल की बात करें द हिंदू की, ये जो था ये था कि किस तरह से हमारा इंडिया जो है ये बांग्लादेश से कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। जो मोहम्मद यूनुस है, इनके द्वारा बहुत कंट्रोवर्सी देखने को मिली कि मैं इंडिया में आऊँगा, बट इंडिया वालों ने इसको आने के लिए मना कर दिया, तो ये चाइना की गोद में बैठ गया। तो उस तरह से इसने कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी बोले कि इंडिया को कहीं भी कहीं जाना होगा, कुछ भी कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी, तो बांग्लादेश के बिना वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कहा गया था इनके द्वारा। तो देखो जहाँ पे चुम्बे वैली जो 2017 में, जहाँ पे चाइना की हरकत की वजह से डोकलाम वाला रीजन भी देखने को मिला था। डोकलाम वाला रीजन वो रीजन था जो भूटान का एरिया था, बट चाइना ने क्या किया था, उसको हड़प लिया था उस रीजन को। तब इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के सामने खड़े हो गई और उन्होंने डट के मुकाबला किया। और बांग्लादेश के रिलेशन जो इंडिया के साथ है, जे जहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम है, बता सकते हो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हो, और कई बार वो न्यूज़ में रहता है। वो प्रोजेक्ट था तीस्ता प्रोजेक्ट। तीस्ता प्रोजेक्ट के नाम पे एक तीस्ता रिवर है, जो एक शो लामो ग्लेशियर
ठीक है, इन द हिमालयस एट एन एलिवेशन 7068 मीटर देखने मिलती है। ये तीस्ता रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है जो फ्लो होती है थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। बाकी आपसे एग्जाम में कोई पूछे कौन कौन से पास से होके गुजरती है, शिवालिक हिल, सिवोक खोला पास, ठीक है, वहां से ये पास होके होती हुई दिखती है। तीस्ता रिवर पे कुछ डैम है, ठीक है, याद रख सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन देखा मैंने पेपर में आया हुआ है कि गैजोल दोबा जी एसोसिएट करता है किसके साथ, तीस्ता रिवर के साथ जी एसोसिएट करता है। बाकी बांग्लादेश में भी कुछ डैम है इस रिवर के, दुआनी बैरेज जो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तीसरे द हिंदू आर्टिकल के ऊपर चले अगर हम, बिम्स्टेक। सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक के आसपास जो कंट्री हैं उन कंट्री के देख रेख करनी है, ठीक है। 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। बाकी शुरू में इसको बिस्टेक बोलते थे क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड कंट्री देखने को मिलती थी। आफ्टर दैट इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह चीज़ें देखने को मिली और बाद में म्यांमार, नेपाल, भूटान 2004 में इनकी एंट्री देखने को मिली। बाकी इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्वायरमेंट के इशू को लेके चलेंगे, इकट्ठे मिलकर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। बाकी गरीबी को मिटाएंगे, इरेडिकेशन पॉवर्टी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे। बाकी कभी कभी इस प्रोजेक्ट को हम कनेक्ट कर लेते हैं बिम्स्टेक को सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था कि इंडिया किस तरह से अपनी कोस्टल बाउंड्री, इंडिया किस तरह से अपनी कोस्टल बाउंड्री को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ये था सागरमाला प्रोजेक्ट, किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी टेरिटरी, बाकी सारी कंट्री मिलके एक टेरिटरी बेस से नॉन एग्रेशन पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो ये देखने मिलता है। बिम्स्टेक की मीटिंग 5 नवंबर की 2022 में देखने को मिली थी, जिसमें उसका थीम था टूवर्ड रिसिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। ये कुछ थीम था, कोई पूछे तो याद रख सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। क्लियर। देखो मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एल नीनो और ला नीनो दोनों क्या हैं, एल नीनो और ला नीनो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, दोनों में से एक मतलब कि जब अच्छे मानसून आता है हमारे, ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से गर्मियाँ कम होती हैं। जहाँ अच्छा मानसून नहीं आएगा, गर्मियों का लेवल बढ़ जाएगा, तो किसको एल नीनो और किसको ला नीनो कहते हैं। आंसर मैंने दोनों को बता दिया, बट आपने बताना ये किसे कहते हैं। बाकी साइक्लोन देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होते हैं जो समुद्र के अंदर, जिसमें टेम्परेचर का लेवल 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलता है। और टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं ये लैंड और ओशन दोनों के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इन साइक्लोन में जो फोर्स होती है, आपने कॉलेज लेवल पे एक फोर्स पढ़ी हुई है, कोरोलिस फोर्स, वो फोर्स देखने को मिलती है। साइक्लोन कभी भी आपको इक्वेटर के लेवल पे देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोलिस फोर्स जो होती है वो क्या होती है, जीरो। क्लियर। तो वे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन डेटा को चेक करने का जो काम होता है वो आईएमडी का होता है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो 1875 में बॉडी बनी थी, सारी जानकारी देती है। मेट्रोलॉजिकल, सिस्मोलॉजी, जैसे कि अभी थाईलैंड में कितना बड़ा भूकंप आया, 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला, तो यानी कि जिस जोन 5th में देखने को मिला। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि हम JNK वाले कौन से जोन में आते हैं, तो कमेंट करिए कौन से जोन में आते हैं हम। 4th में आते हैं, 3rd में आते हैं, कौन से जोन में आते हैं। जितना जोन ज़्यादा होगा उधर भूकंप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, जी, जहाँ पे हम ऐसी बातें कर सकते हैं। क्लियर। बाकी वेदर के, एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, शिपिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये था द हिंदू में कुछ जो मैंने देखा भी पढ़ा। तो कुछ फेस्टिवल में बता देता हूँ। बोहाग बिहू फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल जिसे कहते हैं, असम का है। गुड़ी पाड़वा जो मराठी कोंकणी, नावा बरसा वेस्ट बंगाल का, पाना संक्रांति उड़ीसा का, पुठांडू तमिल का, उगाड़ी आंध्र प्रदेश का, बैसाखी जो हिंदू और सिखों का फेस्टिवल है, विशु केरला कर्नाटका का, ये आपको फेस्टिवल। बोहाग बिहू किसका, असम का। तो फेस्टिवल भी आपने जरूरी याद रखने हैं। उसका नेक्स्ट मैंने द हिंदू में और क्या था, सोनिया गांधी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोला हुआ है कि जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है इसको हम सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन के लेवल पे देखेंगे। आपको पता हमारी एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में थी
उसके बाद 42nd अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद इसको हमने किस में रख लिया, कॉन्करेंट लिस्ट में रख लिया, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी ठीक है, आप देखो हमारे प्राइवेट स्कूलों की फीसें देखो, ऐसी फीसें जिसमें एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेता है उसकी आधी फीस पे एक बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेता है, कहीं से अगर वो कोई कोर्स परचेज करता है या कहीं भी, उससे डबल ट्रिपल तो फीसें एक 10th लेवल के बच्चे की, 11th लेवल के बच्चे की देखने को मिलती हैं आजकल। तो यानी कि सरकार कहीं ना कहीं चुप बैठी हुई है, जो इनके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही है। तो जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तो लोग पे कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, पॉलिटिक्स वाले चुप करके बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती जाएंगी जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। पहले वाले सिस्टम जो होता था ना, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, उनको जो फीस स्ट्रक्चर हुआ करता था वो काम कराते थे बच्चों से, उससे बच्चे फिजिकली मेंटली हर तरीके से डेवलप करते थे, उनको कुछ अच्छी शिक्षा मिलती थी। आजकल प्राइवेट स्कूलों को आप सिस्टम देख ही सकते हो, आजकल करप्शन देख ही सकते हो। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, आप कहीं न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आप उठा के देखिए, 90% चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हों, चाहे बड़े लेवल पे हों, 80-90% आपको क्या करप्ट ही देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, अभी आपको हाई कोर्ट के जज, अभी 4 दिन पहले की न्यूज़ है, जब एक घर में आग लगी तो 15 करोड़ रुपए उनके घर से मिले हैं, और वो उनका कहना जी है कि ये पैसे मैंने नहीं रखे हैं। आप खुद सोचिए 15 करोड़ ये पैसे आए कहाँ से और घर में कैसे पहुँचे। सोच सकते हो कहाँ पे हमारा देश कहाँ जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। बाकी एजुकेशन के सिस्टम की बात करें, कितने सारे पेपर लीक हुए, फिर कहा उन्होंने कि री एग्जामिन, यानी कि बच्चों के फ्यूचर के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हो रही है और कोई बोल नहीं रहा है। जो ट्रांसपेरेंसी वो कहाँ पे है, क्यों इतनी अच्छे तरह से उसके बाद इनकी बुकों की बात करें, बुकों से अभी मैं देखा कि जो हिस्ट्री की बुकें हैं, वहाँ पे उन बुकों में जो एनसीईआरटी की बुक है, जो गांधी जी का असैसिनेशन किया गया था नाथूराम गोडसे जी के द्वारा, उसको वो डिलीट करे वहाँ से, उसको वो ओमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अगर इस तरह के बच्चे आने वाले टाइम पे, जिन बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हमारे देश के महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा हुआ है, वो कौन थे, उनका असैसिनेशन कैसे हुआ, उन्होंने देश के लिए क्या क्या काम किए, तो ये जो बच्चे हैं ये किस तरह से क्या समझेंगे, यानी कि एक एजुकेशन को कौन से लेवल पे लेके चलेंगे। तो ये चीज़ें कहीं सोचने वाली हैं, बोलने वाली हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, इंटरेस्ट अपना बनाते रहिए, तो यही पढ़ाई है।